हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 32। इससे पहले इस कहानी के 31 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सब ने पढ़ा था। संजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। उसने भी संध्या को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। संध्या सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और इस वक्त नाराज़गी भरे चेहरे में तो उसकी खूबसूरती दुगनी हो गई थी। संजय खुद से बोलता है कि कुछ भी कहो संध्या, आज भी तुम वैसी की वैसी ही हो। सच में तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। इतना आप देख चुके थे तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। संध्या थोड़ा सा गुस्से में संजय की तरफ घूर रही थी और धीरे धीरे आ रही थी। और संजय जो अपने कोट के बटन को खोल रहा था, उसने भी अपने कोट के बटन के पूरे तरीके से खोले और फिर अपना कोट उतार कर वहीं बाइक के हैंडल पर रख दिया। तब तक संध्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए संजय के पास आ गई थी और चिल्लाते हुए बोलती है कि हवा चल रही है, कोट क्यों उतार कर रखा है आपने। संजय ने भी मुस्कुराकर संध्या की तरफ देखा तो संध्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि ऐसे मत देखिए, मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, समझे आप। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। अब मैं आपकी ज़िंदगी में रहना भी नहीं चाहती हूँ। क्यों रहूँ मैं आपके साथ। आपने मुझे सिवाय दर्द के दिया ही क्या है। आज तक भी नहीं बताया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्यों निकाल दिया आपने, क्यों दूर किया है मुझे खुद से। मैं बेवकूफ़ हूँ ये सोचती रही कि संजय मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार नहीं करता, बल्कि संजय किसी और के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है। और सही भी तो है, बिल्कुल सही। मैं भी तो हूँ एक गरीब परिवार से, छोड़कर जाऊँगी भी कहाँ। यही तो सोचते होंगे आप मेरे लिए। आपकी पुश्तैनी हवेली को संभाल रही हूँ मैं, और आपके इन 4 नालायक बेटों को भी तो पाल रही हूँ मैं। आपके माँ बाप की देखभाल भी तो करती हूँ मैं। मुझसे अच्छी नौकरानी आपको कहाँ पर मिलेगी। आपने तो मुझे पूरी तरह से नौकरानी समझा है, वो भी बिना सैलरी के। संजय अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस मीठी सी मुस्कुराहट के साथ संध्या की तरफ ही देख रहा था। संध्या की आंखों में अब धीरे धीरे पानी आ गया था और वो रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि संजय ऐसे मत देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ऐसे मुस्कुरा कर देखेंगे और फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, आपको माफ़ कर दूंगी, तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भूलूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। संध्या ने भी इतना ही कहा था कि तभी संजय ने झटके से घुटनों के बल बैठ गया और फिर उसने भी अपने दोनों ही हाथ संध्या की कमर पर लपेट लिए। और फिर संध्या तो जैसे एक सेकंड के लिए एकदम से सुन्न हो गई थी। ऐसे तो संजय ने कभी भी नहीं किया था उसके साथ। कई साल पहले जब संजय ने संध्या को घर से जाने के लिए कहा था और फिर उसके बाद संजय संध्या से पुश्तैनी हवेली में कभी कभी मिलने भी आता था, तब भी संजय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था संध्या के साथ। लेकिन आज तो जैसे संजय सब कुछ भूलकर अपनी संध्या के पास आ गया हो और हमेशा के लिए उसके साथ ही रहना चाहता हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे संध्या की आंखों में भी अब पहले की तरह पानी आ चुका था। संजय के ऐसे करने से उसके दिल की धड़कनें भी एकदम से भागने लगी थी। वहीं संजय बस अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था, संध्या को महसूस कर रहा था। और कुछ देर तक तो दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होती है। शुभ और निहाल भी गाड़ी से बाहर खड़े होकर चुपचाप से ये नज़ारा देख रहे थे और तभी एक और गाड़ी उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वो गाड़ी किसी और की नहीं थी, रुद्र और नील की थी। वो भी गाड़ी से बाहर निकले और फिर अपने मम्मी पापा को देखने लगते हैं। तो चारों ही भाई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनकी माँ क्या डिसीजन लेगी उनके पापा के लिए। अगले ही पल संध्या ने भी अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और फिर संजय की बाजुओं को अपनी कमर से हटाते हुए थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि बस बस करो संजय, अब मुझसे और नहीं सहा जाता है बिल्कुल भी। मैं थक गई हूँ ये सब कुछ झेलते झेलते, अब नहीं होगा मुझसे, हटो मेरे सामने से। इतना कहकर उसने भी संजय को खुद से दूर किया और फिर वापस से अपने आंसुओं को पोंछते हुए गाड़ी की तरफ आने लगती है। और तभी संजय बोलता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो संध्या प्लीज़, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। संजय की बात सुनकर संध्या ने भी पलट कर अब संजय की तरफ देखा और फिर गुस्से से उंगली दिखाते हुए बोलती है कि लेकिन अब मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, समझे आप। इतने सालों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप
कब मुझे आकर सच बताएंगे, लेकिन आपने आज तक मुझे कभी भी सच नहीं बताया। और फिर अगर आपने मुझे सच नहीं बताया, यानी कि मैंने ही कहीं ना कहीं गलती की होगी, इसीलिए आपने मुझे सच नहीं बताया। और फिर अब मैं इसे कसक के साथ ही जी लूँगी, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे आपकी। इतना कहकर उसने भी निहाल की तरफ देखा और बोली कि गाड़ी में बैठो और मुझे अभी के अभी घर छोड़ कर आओ, समझे तुम। संजय भी कुछ बोलता उससे पहले ही संध्या बोलती है कि और हाँ, अपने पापा से कह दो कि मेरे पीछे बिल्कुल भी ना आए। सच कहती हूँ, कुछ बुरा हो जाएगा मुझसे, बहुत बुरा। अब तो अगर मुझे सुसाइड भी करनी पड़ेगी ना, तो मैं हंस हंस के कर लूँगी, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन अब तुम्हारे पापा के पास कभी भी नहीं जाऊँगी। अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर मैंने तुम्हारे पापा को हर बार माफ़ किया है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर वो भी गाड़ी में आकर बैठ गई और फिर संजय भी चुपचाप से वहीं पर खड़ा रहता है। संध्या गाड़ी में बैठी हुई बोलती है कि अब चलोगे या फिर नहीं चलोगे, मेरा मुंह ताकते रहोगे। निहाल ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर शुभ से गाड़ी की चाबी लेने लगता है, लेकिन शुभ ने भी गाड़ी की चाबी कस कर पकड़ी हुई थी और उसे एकदम से आंखें दिखा रहा था और मना कर रहा था कि माँ को लेकर मत जा, जैसे कहना चाहता हो कि माँ को लेकर कहीं भी गया ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। लेकिन निहाल भी इस मामले में किसी की भी नहीं सुनता था। अगर उसकी माँ ने कहा है तो वो अपनी माँ की बात ज़रूर मानेगा। उसने भी एक ही झटके से गाड़ी की चाबी शुभ से छीन ली और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और फिर गाड़ी का गियर चेंज कर दिया। संजय भी भागता हुआ संध्या के पास आता है और फिर बोलता है कि एक आखिरी बार मुझे मौका दे दो संध्या, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। संध्या, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज़। मैं तुमसे दूर क्यों हुआ था संध्या, तुम्हारे प्यार के भरोसे ही तो मैं अकेला रह पाया हूँ इतने सालों से, वरना मुझे तो लगा था कि जैसे तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। संध्या, एक आखिरी मौका दे दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ संध्या। लेकिन संध्या ने भी निहाल की तरफ देखा और कहा कि चलो निहाल। निहाल ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। संजय संध्या की गाड़ी को जाता हुआ हैरानी से देख रहा था और फिर वो जल्दी से अपनी बाइक के पास आ गया और फिर बाइक को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसकी बाइक उससे स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इस वक्त तो संजय को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया था। संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि अब इसे क्या हो गया है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है एंड टाइम पर। इतना कहकर उसने भी अपने तीनों बेटों की तरफ घूर कर देखा, लेकिन वो तीनों ही बेटे चुपचाप से अपनी नज़रें नीचे करके खड़े हुए थे। उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा परेशान है और कितना ज़्यादा उदास में है। ना तो वो अपनी माँ को ऐसे देख सकते थे और ना ही वो अपने पापा को ऐसे देख सकते थे। तो वहीं संजय जो लगातार अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर बाइक तो उससे स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। संध्या ने भी जब फ्रंट मिरर में संजय को बाइक स्टार्ट करते हुए देखा तो एक बार फिर से उसकी आंखें हल्की हल्की सी गीली हो जाती हैं। वो धीरे से बोलती है कि निहाल, गाड़ी रोको। निहाल ने भी गाड़ी एकदम से रोक दी और फिर निहाल बोलता है कि माँ, क्या हुआ है। तो संध्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि दिख नहीं रहा है तुम्हारे पापा की बाइक खराब हो गई है। इतना कहकर वो भी गाड़ी से उतर गई और उसकी आंखों में भी अब हल्का सा पानी आ चुका था। चाहे कुछ भी था, लेकिन संध्या संजय से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसको ऐसे उदासी से और परेशान बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। वो भी 3 कदम चलकर संजय की ओर आ जाती है और फिर संजय जो कि अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा था, उसके पैर एकदम से रुक जाते हैं। उसने भी संध्या की तरफ देखा तो संध्या ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने कदमों की स्पीड एकदम से बढ़ा दी। संजय भी तेज कदमों के साथ संध्या के पास जाने लगता है और अब संध्या भी भागने लगती है और फिर आखिरकार उसने भी संजय को कसकर अपने गले लगा लिया। संजय ने भी संध्या पर अपनी पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दी। दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वैसे तो दोनों ही न जाने कितनी बार एक दूसरे से मिले थे, लेकिन आज की बात बिल्कुल अलग थी। अगर आज संध्या चली जाती तो शायद कभी भी वापस संजय को पलट कर देखती भी नहीं। और ये बात कहीं ना कहीं संजय भी बहुत अच्छे से जानता था कि संध्या सच में बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी लड़की है। संजय ने भी संध्या को थोड़ा सा उठाया और फिर वहीं सुनसान सी सड़क पर एकदम से गोल गोल घुमा दिया। तो संध्या भी अब रोते रोते अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि संजय, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा। मैंने इस जन्म में निभा लिया है, लेकिन अगले जन्म में बिल्कुल भी मत मिलना मुझे। संजय ने भी संध्या को नीचे उतारा और फिर उसके चेहरे पर आए हुए आंसू
आंसुओं को बहुत ही प्यार से साफ करके बोलता है कि लेकिन मैंने तो 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ ही कर लिया है ना, तो फिर मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ने वाला। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम्हारा पति इतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। संध्या के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर धीरे से बोलती है कि क्या चाहते हो आप? बताओ क्या चाहते हो? ना मुझे जीने देते हो और ना ही मुझे मरने देते हो। संजय बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ, बस तुम्हें तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा मैं, कुछ भी। लेकिन प्लीज़ अभी के लिए घर चलो संध्या। संध्या बोलती है कि चलूंगी घर, लेकिन आज के बाद मुझे डांटा भी ना आपने तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। संजय ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर एक बार फिर से संजय और संध्या दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो वहीं वो चारों ही भाई बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके थे। आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ चुका था। रुद्र तो पलट गया था क्योंकि वो अपने आंसुओं को किसी को भी नहीं दिखाता था। वो नहीं चाहता था उसके भाई उसकी आंखों में आंसू देखे। नील ने भी रुद्र की कमर पर हल्का सा हाथ मारा और बोला कि बस बस, अकेला तू ही नहीं है जो इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, मैं भी तेरे साथ इमोशनल हो रहा हूँ। चल अब जल्दी से गाड़ी में जो केक रखा है ना उसे निकाल कर लाते हैं और माँ पापा से कटवाते हैं। रुद्र ने भी अपने इमोशन को कंट्रोल किया और फिर गाड़ी में से केक निकाला और फिर उस केक को लेकर दोनों ही भाई संजय और संध्या के पास आ जाते हैं। नील बोलता है कि बस बस माँ पापा, सारा रोमांस यहीं पर सड़क पर निकाल लोगे क्या? घर जाकर भी तो कुछ करना होगा। मैंने और मेरे भाइयों ने तो अब एक बार भी केक चखा भी नहीं है। अब इस छोटे से केक को तो काट कर खुशियों को दुगना कर दीजिए प्लीज़। अब जल्दी से इस केक को काट लीजिए। संध्या और संजय दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हुए और फिर रुद्र ने भी केक बोनेट पर रखा और संजय ने भी संध्या की कलाई पकड़कर उसे बोनेट के पास लेकर आ जाता है और फिर दोनों ने ही बहुत ही प्यार से उस छोटे से केक को काटा। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और फिर चारों ही भाई एकदम से ताली बजा रहे थे। संजय और संध्या दोनों ने ही एक दूसरे को प्यार से केक खिलाया और फिर संजय ने भी संध्या के माथे पर एक मीठा सा किस करके कहा कि बस बस संध्या, मेरी सीता का वनवास अब खत्म हो गया है। संध्या की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और फिर संजय बोलता है कि बस अब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें अब कभी नहीं रोना है। इतना कहकर उसने भी संध्या को गले लगा लिया और फिर चारों ही भाई मुस्कुराकर अपनी मम्मी पापा की तरफ देख रहे थे और तभी शुभ ने भी गाड़ी में एकदम से म्यूजिक को प्ले कर दिया। सब ने अब शुभ की तरफ हैरानी से देखा तो शुभ एकदम से बोलता है कि यार, इतनी बड़ी खुशखबरी सूखी सूखी थोड़ी ना सेलिब्रेट कर सकते हैं, थोड़ा तो डांस बनता ही है। गाना बजने लगता है, तू है तो मुझे फिर क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। संजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने भी संध्या की तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और फिर संध्या ने भी संजय का हाथ पकड़ लिया और बस फिर क्या था, संजय और संध्या दोनों ही उस म्यूजिक पर थोड़ा थोड़ा सा डांस कर रहे थे। और शुभ निहाल के साथ नील ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी अपने दोनों ही कंधे उचकाते हुए कहा कि ये उल्टे सीधे काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है तुझे, समझा तू? मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा डांस। नील ने रुद्र का हाथ पकड़ा और फिर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि अरे चल ना यार, यहाँ हमें कोई देख थोड़ी ना रहा है जो इतना ज्यादा शर्मा रहा है। तो इतना कहकर वो भी रुद्र के साथ बॉल डांस करने लगता है। अब रुद्र को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी, लेकिन नील की बात को वो कभी भी नहीं टालता था। थोड़ी देर तक ऐसे ही डांस करने के बाद संजय बोलता है कि बस अब क्या पूरी रात यहीं पर रहने का इरादा है क्या? घर चलते हैं सब लोग, नहीं तो माँ मुझे बहुत ज़्यादा मारेगी। वैसे भी उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि उनकी बहू को लेकर नहीं आया तो फिर मेरी खैर नहीं। इतना कहकर संजय ने भी संध्या की तरफ देखा और फिर एकदम से बोलता है कि ऐसा कौन सा जादू कर रखा है तुमने मेरे माँ बाप पर और मेरे बच्चों पर जो मेरी बात कम और तुम्हारी बात ज़्यादा मानते हैं सब। संध्या ने भी गुस्से में संजय की तरफ घूर कर देखा और फिर संजय ने भी अपने दोनों ही कान पकड़ लिए और फिर धीरे से बोलता है कि सॉरी, गलती हो गई है बहुत बड़ी मुझसे। संध्या ने भी गुस्से में बोला कि अभी तो मैं घर गई भी नहीं हूँ और अभी से ही गलती हो गई आपसे, एक आखिरी मौका प्लीज, आई एम सॉरी। संजय ने भी अब एक शरारती मुस्कुराहट के साथ संध्या से कहा। करीब 1 घंटे के बाद संजय और संध्या दोनों ही प्रताप हाउस की चौखट पर आकर खड़े हुए थे और संध्या उस घर की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसे वो पल एकदम से याद आ गए थे जब वो संजय के साथ उस घर में पहली बार शादी करके आई थी और कितने अच्छे से चंद
चंद्रकला ने उसका स्वागत किया था। संध्या की आंखें एक बार फिर से भीग जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो उसे पल एकदम से याद आ गया था जब संजय ने उसे वहां से जाने के लिए कहा था। संजय ने भी संध्या को साइड से गले लगाया और फिर धीरे से बोलता है कि बस एक आखिरी बार और माफ कर दो मुझे, आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा। संध्या ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तभी संध्या ने अपना पहला कदम चौखट पर रखा तो सामने से आती हुई चंद्रकला बोलती है कि रुको रुको संध्या, ऐसे नहीं, कितने सालों के बाद तुम इस घर में आई हो तो फिर ऐसे थोड़ी ना आने दूंगी तुम्हें मैं घर के अंदर, रुको वहीं पर। इतना कहकर उसने भी संजय और संध्या दोनों को ही अब वहां पर रोककर आरती उतारी और संध्या बोलती है कि माँ इसकी जरूरत नहीं थी, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे। तो चंद्रकला बोलती है कि अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं थी बेटा, मेरे बेटे को इतने सालों के बाद अकल आई है, तुझे इतने सालों के बाद खुशी खुशी इस घर में वापस लेकर आया है और फिर मैं क्या तेरा स्वागत भी ना करूं क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना बेटा। इतना कहकर उसने भी अब हाथ में पकड़ा हुआ कलश चौखट पर रखा और बोलती है कि संध्या अब इसमें हल्का सा पैर मारकर अंदर आ जाओ बेटा, तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी। तुम्हारा तो मैं जितना एहसान मानूं ना कम ही है। तुमने इस घोड़े जैसे बेटे को छोड़ा नहीं है बल्कि सब्र के साथ अपने प्यार का इंतजार किया है, मेरे इस गधे जैसे बेटे को अपनाया है तुमने। संध्या ने भी मुस्कुरा कर कहा कि अब कलश पर पैर मारने का वक्त मेरा नहीं है माँ, अब तो नील की बीवी या फिर रुद्र की बीवी ही कलश पर पैर लगाएगी माँ। ये सुनकर तो नील तो एकदम से शर्मा गया था और वो बोलता है कि माँ क्या आपने मेरे लिए किसी को देख के रखा है क्या? सब हैरानी से नील की तरफ देखने लगे और फिर सबको एकदम से हंसी आ गई थी। संध्या ने भी मन ही मन खुद से बोला कि मैंने नहीं, लेकिन तूने तो जरूर देख रखी है ना। चंद्रकला बोलती है कि तू छोड़ ना इन चारों की बातों को, ये चारों तो बिल्कुल बेवकूफ है, कभी भी सही सही जवाब नहीं देते हैं। तुम आओ अंदर आओ बेटा। संध्या ने भी कलश पर हल्का सा पैर लगाया और फिर घर के अंदर आ जाती है और फिर उसी के साथ प्रताप हाउस की सारी खुशियां भी वापस लौट आती हैं। संध्या अब बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। थोड़ी देर के बाद संजय और संध्या दोनों ही अपने कमरे में आ चुके थे, दोनों ही बेड पर आराम से लेटे हुए थे। संध्या ने भी अपना सर संजय की बाजू पर रखा हुआ था और संजय ने भी संध्या पर अपनी पकड़ कसी हुई थी। संजय बोलता है कि अब तो नाराज नहीं होना संध्या मुझसे। संध्या ने धीरे से कहा कि नहीं, नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना। तो संजय के चेहरे पर के भाव एकदम से बदल गए थे और फिर वो संध्या को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। पर उसने भी वादा किया था संध्या से कि वो उसे सब कुछ सच सच बता देगा, इसीलिए उसने भी अपनी बात से पलटना ठीक नहीं समझा। और फिर संजय ने भी हल्की सी करवट लेकर संध्या की तरफ देखा और फिर बहुत ही धीरे से बोलता है कि पहले तुम एक बात बताओ मुझे कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। तो संध्या भी उसकी तरफ देखकर बोलती है कि आपके साथ मैंने उम्र का एक पड़ाव दूर रहकर बिता दिया है, उसके बाद भी मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तो संजय भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि ऐसे नहीं संध्या, मुझे ठीक से बताओ कि तुम मुझे कितना ज्यादा प्यार करती हो, मेरी गलतियों किस हद तक माफ कर सकती हो तुम, बताओ मुझे पहले सही सही। तो संध्या ने भी संजय का कॉलर पकड़ा और फिर अपनी तरफ हल्का सा खींचा और फिर उसकी आंखों में देखकर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि पहलिया मत बुझाइए, आप सही सही बताइए मुझे, आपने मुझे खुद से दूर क्यों किया है इतने सालों से, बताइए मुझे, वरना अभी के अभी मुझे जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा यहाँ से। संजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब उसने भी अपनी कोहिनी बेड पर लगाई और फिर अपना हाथ सर के नीचे लगाया और दूसरे हाथ से संध्या की गाल को हल्के से थपथपाते हुए बोलता है कि पहले वादा करो कि सच जानने के बाद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तुम, बताओ मुझे। संध्या बोलती है कि अब तक तो छोड़कर नहीं गई हूँ तो फिर अब क्या जाऊंगी आपको छोड़कर। संजय भी सीधा होकर लेट गया और फिर बोलता है कि लेकिन अब जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा ना उसके बाद तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, और फिर यही रीजन है कि मैंने तुम्हें कभी भी आज तक सच नहीं बताया और खुद से दूर कर दिया। संध्या अब हैरानी से संजय की तरफ देख रही थी और कहीं ना कहीं उसकी बातों पर उसे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं फ्लैशबैक जो संजय संध्या को बताएगा। संजय, सोमनाथ और अशोक चौहान एक पार्टी में गए थे, तीनों के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। सोमनाथ बोलता है कि आज तुम संध्या को लेकर नहीं आए पार्टी में संजय। संजय ने भी हंसते हुए कहा कि अरे अब सोमनाथ तुम्हें क्या बताऊं मैं, मेरे दो जुड़वा बच्चे हैं ना जो अभी अभी 2 साल के भी नहीं हुए
हुए हैं वो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं संध्या को कि संध्या को कहीं भी नहीं जाने देते हैं, इसीलिए नहीं लेकर आया। मैंने बहुत कहा था कि चलो, लेकिन वो उसने ना सीधे सीधे मना कर दिया। अशोक के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उसने भी सोमनाथ की तरफ देखा और कहा कि अरे झूठ बोल रहा है ये, इसकी बीवी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है ना, इसीलिए ये अपनी बीवी को दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है, किसी के सामने लाता नहीं है ये सुनकर तो संजय को भी अब अशोक पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि अशोक की नीयत तो पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थी। वो अच्छे से जानता था उसकी नीयत को, लेकिन उसने भी ये सब कुछ नहीं सोचा था। सोमनाथ भी उसे थाली का चट्टा बट्टा है। कहीं ना कहीं संजय को सोमनाथ पर थोड़ा सा ट्रस्ट था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसे गुस्सा आ जाए। तो संजय ने भी ड्रिंक में से एक घूंट भरा और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है अशोक, सच में शुभ और निहाल बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगे हैं मेरी संध्या को। सोमनाथ ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई और बात करते हैं। भाई हम लोग तो अपनी पत्नी के साथ आए हैं ना पार्टी में, हम तो उसके बिना नहीं रह सकते हैं, हमारी पत्नियां तो हमारे साथ ही रहती हैं। इतना कहकर सोमनाथ भी दूसरी तरफ चला गया जहां पर एक औरत खड़ी हुई थी और शायद वो उसकी पत्नी थी। उसके जाने के बाद अशोक भी बहुत ही प्यार से बोलता है संजय से, अच्छा यार मैं भी अब चलता हूँ। संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अशोक भी वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद संजय का सिर थोड़ा थोड़ा सा भारी होने लगा था, उसके सिर में हल्का सा दर्द होने लगा। तो संजय ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक को पूरा गटक लिया एक ही बार में और फिर गिलास वहीं बार काउंटर पर रखकर वो भी बाहर की तरफ जाने लगता है। वो दो ही कदम अभी चला था कि तभी उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं। वो अभी गिर जाता उससे पहले ही दो वेटर ने आकर संजय को संभाल लिया और फिर संजय ने भी अपना सिर पकड़कर कहा कि क्या तुम मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दोगे क्या, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। वेटर बोलता है कि सर आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रह गई है, मैं आपको आपके कमरे तक लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए आप, उसके बाद यहाँ से चले जाइएगा। संजय को भी शायद यही लग रहा था कि शायद वेटर बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो वेटर के साथ दो वेटर संजय को लेकर एक कमरे की तरफ आ जाते हैं जहाँ पहले से ही एक लड़की मौजूद थी। संजय ने उस लड़की की तरफ देखा तो उस लड़की के चेहरे पर भी एक कातिलाना मुस्कुराहट आ चुकी थी। उस लड़की ने भी उन दोनों वेटर की तरफ देखा और उन्हें जाने का वहां से इशारा किया। तो उन दोनों ही वेटरों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर दोनों वेटर संजय को उसी हालत में वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। संजय एक बार फिर से गिर जाता, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने संजय को संभाल लिया और फिर उसे धीरे धीरे लेकर बेड पर आ जाती है। संजय ने जैसे तैसे उस लड़की की बाजू पकड़ा और खुद से दूर किया और फिर थोड़ा सा चिल्लाकर गुस्से से बोलता है कि हटो हटो, आप मेरे करीब आने की कोशिश मत करो प्लीज, वरना बहुत ज्यादा पछताओगी, छोड़ो और जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? उस लड़की ने भी हंसकर कहा कि पछताओगे तो तुम, अब मैं नहीं पछताऊंगी, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं, कितना ज़्यादा मज़ा मिलेगा मुझे। इतना कहकर वो भी अब संजय के थोड़ा सा और करीब आ गई और फिर उसने भी संजय की टाई को हल्का सा ढीला कर दिया। संजय ने भी एक बार फिर से उस लड़की का हाथ पकड़ा और जोर से झटक दिया, लेकिन अगले ही पल संजय को और भी ज़्यादा नशा हो गया था और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसे तो बिल्कुल होश ही नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ पर है, किसके साथ है। वो पूरा एकदम से शुद्ध होकर बेड पर लेट जाता है। अगली सुबह जब संजय की आंखें खुलती हैं तो उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। उसने भी अपना सिर एकदम से पकड़ लिया और फिर उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था, लेकिन संजय के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना फोन उठाकर देख ले कि इतनी देर से कौन है जो उसे बार बार फोन कर रहा है। उसका फोन कहाँ पड़ा है उसे पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी फोन तो उसे रिसीव करना ही था। संजय भी जैसे तैसे उठकर हल्के से बेड से उठा और फिर उसने भी जैसे तैसे अपनी आंखें खोली और फिर अपने फ़ोन को ढूंढना शुरू कर दिया। फाइनली बेड पर इधर उधर देखने के बाद उसके हाथ में उसका फ़ोन लग जाता है, जिसमें अभी बार बार संध्या का नाम फ्लैश हो रहा था। संध्या बार बार संजय को कॉल कर रही थी। संजय भी फ़ोन को रिसीव करने ही वाला था, उसकी आंखें एक ही झटके में एकदम से खुल गई थी। संध्या का नाम सुनकर उसने भी महसूस किया कि उसने कुछ भी नहीं पहना है अपने शरीर पर और उसके सामने सोमनाथ और अशोक दोनों ही बैठे हुए थे और संजय की तरफ देख रहे थे। संजय की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसे कल रात एकदम से याद आ गया था कि कल रात एक लड़की उसके साथ में ही थी, लेकिन उस लड़की ने संजय के साथ क्या किया है संजय बिल्कुल भी नहीं जानता था। संजय को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो हैरानी से सोमनाथ और अशोक की तरफ ही देख रहा था। इतना तो वो भी समझ गया था कि उन दोनों ने उसे फंसा दिया है और कहीं ना कहीं ये सारा किया धरा उन दोनों का ही है। अशोक को तो वो बहुत अच्छे से
पहले से ही जानता था, लेकिन सोमनाथ भी उसी जैसा निकलेगा ये बात तो संजय को कभी सपने में भी नहीं पता थी। इतने में ही अशोक भी खड़ा होकर बहुत ही हंसकर बोलता है कि क्या बात है, घर में इतनी खूबसूरत बेबी है और फिर तुम यहाँ पर किसी और लड़की के साथ मजे कर रहे हो। इतना कहकर उसने भी संजय के पास लेटी हुई उस लड़की की तरफ इशारा किया। संजय ने भी अब अपने पास लेटी हुई उस लड़की को देखा तो उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर से एकदम से रुक जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। वो लड़की मुस्कुराकर संजय की तरफ ही देख रही थी और उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, तो संजय के पास कहने के लिए अब बिल्कुल भी शब्द नहीं थे। इतने में ही सोमनाथ भी खड़ा हुआ और बोला कि तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा ना संजय, कि चलो फिर भी एक बार मैं तुम्हें एकदम से क्लियर कर देता हूँ जो तुम्हारी कन्फ्यूज़न है ना। तुमने अपनी बीवी को चीट किया है जबकि तुम खुद 4 बच्चों के बाप हो पहले से ही। अरे क्या है, अरे यार क्या है, दुनिया में कितनी बुरी और घटिया होती जा रही है ये दुनिया भी। 4 बच्चों का बाप भी अपनी बीवी को चीट कर रहा है। बाप रे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें संजय। सोचो अगर तुम्हारी बीवी को ये पता चल जाए कि तुम उसे छोड़कर बाहर रंगललियां मना रहे हो तो फिर उस पर क्या बीतेगी। वो तो बेचारी जिंदा ही मर जाएगी ना। संजय कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा पानी आ चुका था। वो क्या ही बोल सकता था। तो इतने में ही अशोक बोलता है कि यार मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि इसे कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ है इसके साथ। चलो फिर ठीक है, इसे वो वीडियो दिखाओ जो भी ना सारी चीज़ें इसने करी हैं। इतना कहकर उसने भी सोमनाथ की तरफ देखा और फिर सोमनाथ ने भी वहीं कमरे में लगी हुई एक एलसीडी पर संजय की और उस लड़की की वो वीडियो चला दी। तो संजय ने तो जब उस वीडियो को देखा तो वो एकदम हैरानी से उसे देखने ही लगता है। फिर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। तो वहीं सोमनाथ ने भी उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि गुड जॉब, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल निकली। सच में बहुत कमाल का तुमने जादू किया है इस पर। इतना बेहोश आदमी के साथ भी ये सब कुछ करना इतना ज़्यादा टफ होता है। वो लड़की भी बोलती है कि ओ सेठ, पैसे दो पैसे। ये सब सुनने के लिए मैं इस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूँ। सोमनाथ ने भी हंसकर कहा कि अरे कल आना और ले जाना अपने पैसे। वो लड़की एकदम से बोलती है कि ये नहीं कहा था कि आपने कि मैं कल आऊँगी, समझे, आप पैसे लेकर ही जाऊँगी। मैं यहाँ से चुपचाप से मुझे मेरे पैसे दे दो, और अगर नहीं दिया ना तो एक वीडियो मेरे पास पहले से ही है। इतना कहकर उस लड़की ने भी अब ऊपर से लेकर सोमनाथ को नीचे से बहुत ही घूर कर गुस्से से देखा। तो सोमनाथ ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि कौन सी वीडियो, किस वीडियो की बात कर रही हो तुम। वो लड़की बोलती है कि वही वीडियो जिसमें मैं अपनी परफॉर्मेंस तुम्हारे साथ भी दिखा रही हूँ, वो वीडियो भी मेरे पास है। वो क्या है ना कि सेठ, मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। तुम्हारे साथ एक बार सोई थी मैं, उसी दिन पता चल गया था मुझे कि तुम कितने ज़्यादा घटिया किस्म के इंसान हो जो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ता है। तू सच में बहुत ही ज़्यादा नीच इंसान है। वो मुझ जैसी बाजारू औरत को क्या ही छोड़ेगा जो अपने सगे दोस्त को नहीं छोड़ता है। इतना कहकर उसने भी अशोक की तरफ घूर कर देखा और बोले कि हाँ साहब, तुमने जो मेरे घर में कहा था ना कि मुझे इन सब काम के लिए 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो फिर वो 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे तुम। अशोक बोलता है कि दे दूंगा तुझे, अभी के लिए तो चुप हो जाना। इतना कहकर उसने भी संजय की तरफ देखा तो संजय की आंखें एकदम से गीली हो चुकी थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सोमनाथ ने भी वो वीडियो बंद कर दी और संजय ने भी बिना सोमनाथ और अशोक की तरफ देखे ही कहा कि क्या चाहिए तुम दोनों को, और क्यों किया है तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा। संजय ने इतना ही कहा था कि तभी अशोक और सोमनाथ दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अशोक भी बहुत ही अकड़ के साथ बोलता है कि चाहिए तो तुम्हारी बीवी मुझे, पर मैं जानता हूँ कि तुम दोगे नहीं अपनी बीवी मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ। तुम एक रात के लिए संध्या को मेरे पास भेज दो। अशोक ने अभी इतना ही कहा था कि तभी संजय भी काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि अशोक, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो वरना जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। अशोक ने भी संजय की तरफ देखा और हंसकर कहा कि अरे अरे अरे, पूरी बात तो सुन लो मेरी। सुन, तो पहले भड़क ही गए हो, तुम तो पहले से ही भड़क गए हो। अगर तुम संध्या को एक रात के लिए मेरे पास भेज दोगे तो फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी इस वीडियो को अभी के अभी डिलीट कर दूंगा। संजय भी बहुत ज्यादा गुस्से में अशोक की तरफ घूर कर देख रहा था। इतने में ही सोमनाथ ने भी अशोक की बाजू पर हल्का सा हाथ मारा और बोला कि यार चुप करना यार प्लीज, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसके साथ डील
डील कर पाए। सोमनाथ ने भी एक पेपर संजय की तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही औरे के साथ कहा कि ये लो तुम्हारा फार्म हाउस हमारे नाम कर दो तुम, बस फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। संजय ने भी हैरानी से अशोक की तरफ देखा तो अशोक ने कहा कि अरे अभी अभी तुम्हारी इज्जत की 1 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, तुमने खुद ही सुना है ना, तो फिर सोचो मैं 1 करोड़ रुपया कहाँ से दूंगा। तुम्हारा फार्म हाउस 5-6 करोड़ का तो होगा ही ना, तो उसी में से 1 करोड़ इसको दे दूंगा और बाकी के हमारे हो जाएंगे। बस उसे बेच कर ही तो मैं इस लड़की को पैसे दूंगा ना, वरना मेरे पास कहाँ है इतने पैसे। संजय ने भी कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप से उस पेपर पर साइन कर दिए। अशोक और सोमनाथ दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर संजय बोलता है कि अब इस वीडियो को मुझे दे दो या फिर अभी के अभी डिलीट कर दो। अशोक ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, हाथ आई मुर्गी जो सोने की अंडा देती हो उसे हम तुम्हें दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमें जब जब पैसों की जरूरत होगी ना तुम हमें ऐसे ही पैसे दोगे। इतना कहकर उसने भी संजय के अब कपड़े उसके मुंह पर जोर से मारे और बोलता है कि अब यहाँ से चलते बनो जल्दी से जल्दी, हमें इस लड़की के साथ भी डील करनी है, समझे तुम। संजय ने भी एक नज़र उस लड़की की तरफ घूर कर देखा, जैसे कहना चाहता हो कि तुम्हारी ही वजह से मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। और वो लड़की भी मुस्कुराकर संजय की तरफ ही देख रही थी। वो बोलती है कि ओ सेठ मुझे ऐसे मत देखो तुम, मैं अपने मुंह से कहती हूँ कि मैं बाजारू औरत हूँ और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और किसी के साथ भी कर सकती हूँ। हमारा कोई ईमान और धर्म नहीं होता है, जो भी पैसा है ना वही होता है। संजय ने भी अब अपनी नज़रें फेर ली और फिर वो समझ गया था कि उस लड़की से उससे उम्मीद रखना बिल्कुल उसकी बेवकूफ़ी है। संजय ने भी अपने कपड़े पहने और अपना फ़ोन उठाया और चुपचाप से उदास मन के साथ उस कमरे से अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल जाता है। उस वक्त उसके दिल की धड़कनें एकदम से सुन्न हो चुकी थी। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। संजय की आंखों में फिर से पानी आ गया था और संध्या जो एकदम से रोए जा रही थी, संध्या ने भी संजय की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि और उसी दिन सुबह आकर आप मुझसे लड़ने लगे थे जानबूझकर। संजय ने भी संध्या की तरफ देखा और बहुत ही धीरे से कहा कि पता नहीं दिमाग बहुत ज्यादा खराब था मेरा, उस वक्त सारा का सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल दिया था मैंने। संध्या ने भी थोड़ा सा गुस्से में कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं आज तक। संजय हैरानी से संध्या की तरफ देखकर बोलता है कि ये बात आकर मैं तुम्हें बताता, ये बताता कि तुम्हारा पति किसी और के साथ आराम से सोकर आया है, तुम्हें धोखा देकर आया है। तो संध्या भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि संजय मेरी दिमाग मत खराब करो, आप प्लीज सही सही बताओ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने। अशोक और सोमनाथ आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, आपको कम से कम एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। संजय ने कहा कि बाकी बातें किसी और दिन करेंगे हम प्लीज। तो संजय की आंखों में अभी भी एकदम से पानी आ चुका था। जब जब वो उस बात को याद करता था उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती थी और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता था। हालांकि संजय की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, मगर फिर भी उसे ऐसा लगता था कि उसने संध्या को धोखा दे दिया है। और संजय के चेहरे को देखकर संध्या का दिल भी एकदम से पिघल गया था। उसने भी अपनी दोनों ही बाहें फैला दी और फिर संजय ने भी संध्या को गले लगा लिया और संध्या तब तक संजय के बाल को सहलाती रहती है, तब तक संजय सो नहीं गया था। संजय भी आराम से उसकी बाहों में ही सो जाता है, लेकिन उसके आंसू अभी भी रुक नहीं रहे थे। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसका पति इतने दिनों तक ऐसे ही अकेले ही दर्द में सहता रहा और फिर उसने भी अपनी पत्नी को भागीदारी तक नहीं बनाया। ये सोचते सोचते पता नहीं घड़ी की किस घंटे पर संध्या की भी आंखें लग जाती हैं। अगली सुबह संजय की जब आंखें खुलती हैं तो वहां पर संध्या नहीं थी, लेकिन संजय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो उठा और सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आता है। उसने देखा तो संध्या किचन में खाना बना रही थी। उसके चारों ही बच्चे आराम से टेबल पर बैठे हुए टेबल को गाना गाते हुए बजा रहे थे। संजय को भी आज अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था और कुछ भी था, लेकिन आज उसके बच्चों की वजह से ही संध्या अपने घर वापस आ गई थी और हमेशा के लिए उसके साथ आ गई थी। संजय भी आकर बहुत ही प्यार से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और फिर बोलता है कि संध्या प्लीज मेरे लिए आलू का पराठा बना दो ना प्लीज। संध्या काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि अच्छा, जिसे आलू का पराठा खाना है वो खुद ही बनाकर खा ले, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। संध्या किसी की नौकर नहीं है। ये सुनकर तो अब चारों ही शैतानों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि संजय उसने तो हैरानी से अपने पीछे पलटकर संध्या की तरफ देखा जो कि अभी भी किचन में ही काम कर
रही थी। संजय ने भी अपने मन ही मन खुद से कहा कि कल रात तो बिल्कुल ठीक थी, बहुत ही प्यार से बात भी कर रही थी और मुझे भी माफ़ कर दिया था। इसे सुबह-सुबह क्या हो गया जो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है? इतना कहकर उसने भी अपने चारों बेटों की तरफ घूर कर देखा, जैसा कहना चाहता हो कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? तो चारों ने ही अपने कंधे एकदम से उचका दिए, जैसे कहना चाहता हूँ कि अरे पापा, हमें क्या पता कि माँ को क्या हुआ है। नील का तो फ़ोन वाइब्रेट होने लगा, तो नील ने भी फ़ोन रिसीव किया और बोला कि हाँ हाँ दादी। चंद्रकला बोलती है कि मैं और तेरे पिताजी 2-3 दिन के बाद ही आएंगे घर पर। कह देना अपने पापा से कि बहू को बिल्कुल भी परेशान ना करें। अगर इस बार संध्या पुश्तैनी हवेली चली गई ना तो फिर मैं उसे बहुत ज़्यादा मारूंगी, मार मार कर उसे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। नील ने कहा कि ठीक है दादी, आप लोग ना आराम से आ जाना। इतना कहकर उसने भी फ़ोन को कट कर दिया। फिर संजय बोलता है कि कहाँ है तेरी दादी। नील भी अब संजय की बातों का जवाब देता उससे पहले ही शुभ ने भी हंसते हुए कहा कि वो तो अपने पति जी के साथ हनीमून पर निकल गई होंगी, है ना भैया। ये सुनकर तो सबने हैरानी से शुभ की तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगे। इतने में ही संजय ने भी शुभ के गाल पर हल्का सा एक चांटा मारते हुए कहा कि तेरे अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्या? तू इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, मुझे तो पता भी नहीं था कि तू इतना ज़्यादा बदतमीज़ होगा। इतना कहकर वो भी अब थोड़ा सा जोर से बोलता है कि संध्या, संध्या, ये शुभ कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। संध्या किचन में से ही प्लेट लेकर आई और फिर उसने भी पराठा नील की प्लेट में रखते हुए कहा कि अब आप इसके पास रहोगे ना तो फिर अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ है और कितना नहीं, और कितना ज़्यादा इसने मुझे परेशान किया है। इतना कहकर उसने भी शुभ के सिर पर एक हाथ मार दिया और फिर शुभ ने भी अपने सिर को हल्का सा रब करते हुए कहा कि अरे, क्या गलत कह दिया है मैंने, सच ही तो कह रहा हूँ और क्या ही बोलूँ मैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।